वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी, जो छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। सर, कृषि कल्याण मंत्री हैं आप अपने तरफ से ऐसा कोई सोच रखते हैं कि कुछ अलग लेकर आए किसानों की, ताकि उनकी चीजें बढ़े, उनकी आय बढ़े? मेरा एक कि जो आदमी कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं वो डिग्री लेने के बाद वो किसान की खेती की तरफ नहीं बढ़ते, खुरपी नहीं छूना चाहते हैं, कुदाली का मुठ नहीं पकड़ना चाहते हैं। तो मेरे पिताजी कहते थे कि रामनाथ, तुम स्वस्थ हो, तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी है, तुम्हारी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी बनती है, तुम अफसर बनो। आज वर्तमान में जो सेन समाज है, आप इकलौते केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, विकेश सेन इकलौते विधायक हैं। हमारे समाज में संकोच बहुत ज्यादा है। एक दूसरी बात है गरीबी बहुत अधिक है। और तीसरी बड़ी बात है शिक्षा। जहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं है होगा, जो जिसमें हिम्मत नहीं होगा, जिसको कर्मठता नहीं आएगी, समाज कैसे आगे बढ़ पड़ेगा? कि समाज के जो युवा हैं, युवा पीढ़ी, उन्हें आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा है कि पहले शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। बिल्कुल। अपना रास्ता को आगे खुद चुनो। नमस्कार, जय जौहार, आप सभी का स्वागत है सीजी भास्कर में। मैं हूं आपके साथ निधि भारद्वाज और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी, जो छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। भिलाई पहुंचे हुए हैं वैशाली नगर विधायक विकेश सेन से मुलाकात करने। तो चलिए उनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सर, छत्तीसगढ़ की इस पावन धरती में, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, इसमें आपका स्वागत है, भिलाई आना हुआ है। क्या आप कहना चाहेंगे अपने इस प्रवास को लेकर? मैं खुद किस्मत हूँ कि रितेश भाई जैसे विधायक मुझको मिले। मैं तो आया हूँ उनके दुख में सम्मिलित होने के लिए। उनके भ्राता जी का देहांत हो गया, इनसे मेरा पुराना संबंध है। ये मेरे पिताजी मरने के बाद पूछे थे मेरी बेटी के शादी में पहुंचे पे, और प्रोग्राम में पूरे ग्राम के जन्म दिवस पर पहुंचते हैं। तो जब मुझको इन्होंने हमको नहीं खबर किया, लेकिन हमको किसी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई, तो मैं आज चल पड़ा, तो देख किया, इनके दुख में सम्मिलित हुआ। इसलिए मैं रायपुर में यहाँ आया हूँ पहली बार। इनके यहाँ मैं आया हूँ पहली बार, इस जगह पर पहली बार आया। रायपुर में एज ए राज्यसभा मेंबर, एज ए एमएलए। सर, छत्तीसगढ़, जैसा कि मैंने कहा, धान का कटोरा कहा जाता है। कोदो, कुटकी, मिलेट्स को बढ़ावा भी काफ़ी यहाँ पे पैदावार है, आप लोग की सरकार बढ़ावा भी दे रही है। ऐसे में मेरा एक सवाल ये है कि बिहार हो या छत्तीसगढ़ हो, ऐसे राज्यों के किसानों के लिए क्या आपकी सरकार कोई अलग तरह की योजना चलाती है? अलग तरह की योजना नहीं चलाती है। 4 तरह की योजनाएं अभी है। उत्पादन बढ़ाना, अभी धान के मामले में और गेहूं के मामले में चाइना से हम लोग आगे आ गया। चाइना से आगे आ गया है, मैंने विश्व में हम लोग चावल और गेहूं के मामले में आगे आए। सेकेंड स्थान पर हम लोगों का है सब्जी। उसमें भी जो गति आ रही है, उस गति के अनुसार हम लोग उसमें भी हम लोग अगले साल, अगले 2 साल में हम लोग गेहूं और चावल के रेशियो में आ जाएंगे। किसान के लिए जो नरेंद्र मोदी जी जब से आए, खास करके मैं 2 वर्षों से जो कृषि विभाग में, उसमें किसान को जो कुछ नहीं मिलता था, 22वां किस्त 23वां किस्त आ चुका है किसान, पीएम का। तो इससे कुछ खाद लोग खरीद लेते हैं, किसान जिनको पैसे मिलते हैं खरीद लेते हैं, और जो घर की सामग्री है खरीद लेते हैं। तो ये किसान में जो जागृति आई है और जो कर्मठता आई है और खेती के तरफ जो मुड़ रहे हैं लोग। सर, एआई का दौर है, टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ चुकी है। आपको लगता है कि किसानों को इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी से सच में फ़ायदा मिल रहा है? उनकी आय दोगुनी हो रही है, बढ़ते जा रही है, या उन्हें किस तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए? अभी बहुत टाइम लगेगा सीखने में, उपयोग करने में और उस साधन को आगे बढ़ाने में। जब तक उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी और ठीक ढंग से अगर ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे, लोग नहीं।
सर कृषि कल्याण मंत्री हैं आप अपने तरफ से ऐसा कोई सोच रखते हैं कि कुछ अलग लेकर आए किसानों की, ताकि उनकी चीजें बढ़े, उनकी आय बढ़े? मेरा एक प्रयास है जी। एक वर्षों से कि जो आदमी कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं जी। या कृषि विद्यालय में पढ़ते हैं जी। वो डिग्री लेने के बाद वो किसान की खेती की तरफ नहीं मुड़ते, खुरपी नहीं छूना चाहते हैं, कुदाली का मुठ नहीं पकड़ना चाहते हैं। तो जब वो नहीं पकड़ेंगे जी। तो उनकी घर की स्थिति तो डमाडोल होगी। बिल्कुल। सिर्फ सरकारी नौकरी से ही होगा, लेकिन कृषि के प्रति जो जागृत नहीं होंगे, जिनको जिज्ञासा नहीं होगा, खेती करने का जोश नहीं होगा, तो खेत कौन जोतेगा? इसलिए खेत के प्रति लोग। सर मैं आपके पिता पर आना चाहूंगी, जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी। अभी रिकेश सेन विधायक भी कह रहे थे कि उनके वो कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं और वो आपके पिता से हमेशा प्रभावित रहे राजनीति में। आप उनकी ऐसी कौन सी बातों को आज भी प्रासंगिक मानते हैं और साथ ही आगे बढ़ाते हैं अपनी राजनीति में? हम 3 चीज वो उन्होंने जो किया है हम आपके नॉलेज में देना चाहते। जी। मैंने उनसे पूछा, हम लोगों की बहुत माली हालत थी घर की, हम लोग 4 महीना सहते थे। मैं, मेरी माँ, मेरी दादी, मेरे दादा, मेरे चाचा, गरीबी के कारण। तो उनका था कि अगर मैं शिक्षक बनूं तो मैं गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगा। शिक्षक बने, हेडमास्टर बने मिडिल स्कूल के। लेकिन उन्होंने 1952 से लेके 1988 तक 9 महाविद्यालय को खोला। 9 महाविद्यालय में 5 महाविद्यालय कंस्टिट्यूएंट हो गया, सरकारी हो गया, 4 नहीं। 6:30 बजे। तो शिक्षा के प्रति जो आदमी शिक्षित होगा वो आगे बढ़ेगा अपने समाज में, आगे समाज में और गांव तक में। उदाहरण के तौर पर मेरा गांव है राजपूत लोगों का, बाबू साहेब लोग का, और 19 गांव है ब्राह्मणों का, 7 गांव है राजपूतों का और 17 गांव है भूमिहारों का, सब शिक्षित। इन गांव में 203 गांव है जी, जिसकी संख्या मैंने बताया। एक भी प्राइमरी गांव नहीं था। हमारे गांव में 1904 में एक आदमी मैट्रिक पास किया था। 125 घर थे जी, उसमें एक आदमी मैट्रिक पास किया था। 1935 में 2 आदमी मैट्रिक पास किया था। 1940 में ठाकुर जी 3 आदमी मैट्रिक पास किए थे। 1955 में 6 आदमी मैट्रिक पास किए थे और 1967 में हम लोग 9 आदमी। बाप रे। अब देख लीजिए, ब्राह्मणों, राजपूतों, भूमिहारों और लालाओं का गांव, और 1904 में मेरे गांव में एक आदमी मैट्रिक, एक भी प्राइमरी स्कूल, एक भी मिडिल स्कूल, एक भी हाई स्कूल नहीं था। मेरी दादी जब मरी तो ठाकुर जी ने सोचा कि गांव वालों ने कहा कि आप भोज कीजिए। कहा कि हम 2 में से एक काम करेंगे, या तो भोज करेंगे नहीं तो हम हाई स्कूल खोलेंगे। तो हाई स्कूल भी खुला, भोज भी किया जी, भोज भी हुआ, हाई स्कूल भी खुला। आज हाई स्कूल तो उनका प्रण था कि गांव में कॉलेज खोले, लेकिन वो मर गए। तो मैंने उस काम को आगे बढ़ाया, दादाजी, बाबूजी और माँ के नाम से महाविद्यालय ये जाकर देखे हैं, ये भी गए हैं, उन भी जाकर देखे हैं, वो उसको मैंने बनाया। तो और दूसरा, बाबूजी कहते थे कि अगर हम शिक्षक नहीं होंगे तो हम वकील होंगे, कि गरीबों को उनका हक दिलाएंगे, ब्रीफ लिखेंगे। अच्छा। ठगेंगे नहीं, उसका ब्रीफ लिखेंगे और अपने बहस करके गरीबों को इस ऐसे ही वो जननायक नहीं कहलाते थे।
यही सर, था। आज वर्तमान में जो सेन समाज है, आप इकलौते केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, विकेश सेन इकलौते विधायक हैं। आप क्या समझते हैं कि राजनीति में हमारे समाज के लोग बहुत ज़्यादा दिखाई क्यों नहीं देते? अभी भी क्या किन चुनौतियों का सामना समाज के लोग कर रहे हैं? मेरी समझ है अपनी। देवकांत बरुआ का नाम आप सुनी होंगे, नहीं सुने तो। बिहार के गवर्नर थे और केंद्र में मंत्री थे, आसाम के थे। वो बहुत बड़े आदमी थे, अपने ही समाज के, अपने समाज के। हाँ, वो बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे। 1400 एकड़ जमीन उनको थी आसाम में, 1400 एकड़। देवकांत बरुआ जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुए। हाँ। हमारे समाज में संकोच बहुत ज्यादा है, एक। दूसरी बात है गरीबी बहुत अधिक है। और तीसरी बड़ी बात है शिक्षा। मैं सर्वे करता हूँ, शोध करता हूँ, अभी भी हमारे समाज में पीने खाने का लत बहुत है। पढ़ाई लिखाई के प्रति ज्यादा आकर्षण नहीं। तो जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, जो अच्छे रास्ते को देखेगा नहीं, कैसे संपन्न हो जाएगा? सर, आप क्या मानते हैं, शिक्षित होने के बाद क्या समाज का जो हमारा काम चले आ रहा है उसे आगे बढ़ाना चाहिए, या क्योंकि अब दूसरे समाज के लोग ये काम कर रहे हैं? सुने, अभी हमको नहीं मालूम था, भाई जी ने बताया ना जी कि जीएसटी के कमिश्नर हैं। हाँ। हमको नहीं मालूम था। और उनके पहले रंजीत कुमार जी मेरे दामाद थे, जीएसटी के कमिश्नर पटना में। ओके। कस्टम में है वो। अब प्रिंसिपल कमिश्नर तो हो गए, अब कमिश्नर होना बाकी है। चीफ कमिश्नर तो बनना बाकी। तो वो भी गरीब घर के थे, वो भी गरीब घर के। हमारी बेटी भी डॉक्टर में उसका हो गया था, डॉक्टर MBBS। लेकिन उनके सास ससुर चाहते थे कि मेरी पुतोहू डॉक्टर हो, लेकिन रंजीत जी ने कहा कि नहीं, हाउस वाइफ है। तो हाउस वाइफ रह करके अपनी सेवा कर रही। जहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं है होगा, जो जिसमें हिम्मत नहीं होगा, जिसको कर्मठता नहीं आएगी, समाज कैसे आगे बढ़ पड़ेगा? हमने तो बहुत प्रयास किया 37 वर्षों में, लेकिन नहीं हो पाता है। पता नहीं क्या कारण है, जिसको शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं आएगी, जिज्ञासा नहीं जगेगा, वो आगे कैसे बढ़े? जी बिल्कुल। तो ऐसे में आखिरी सवाल यही कि समाज के जो युवा हैं, युवा पीढ़ी, उन्हें आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा है कि पहले शिक्षित बनो, शिक्षित, संगठित हो और संघर्ष हो। बिल्कुल। अपना रास्ता को आगे खुद चुनो। जैसे मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, तो मेरे पिताजी कहते थे कि रामनाथ, तुम स्वस्थ हो, तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी है, तुम्हारी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी बनती है, तुम अफसर बनो। तुम अफसर बनो तो अपने परिवार को भी देखो, अपनी माँ को भी देखो, और उसके बाद मेरी माँ और पिताजी को देखना, मेरे भाई को। लेकिन हम लग गए, ये राजनीति के फेर में आ गए, राजनीति में आ गए इसलिए। लेकिन उनके कहे हुए बातों को हम सब पूरा किया है। हाँ, आपकी जानकारी के लिए 67 के बाद हम घर को संभाल लिया। हाँ, खेती कर घर को संभाल लिया। और 77 में हम अपनी माँ, अपनी चाची, अपनी फुआ और अपने दादाजी को, चाचा जी को चादर दिया। चादर ओढ़ने के लिए चादर नहीं थी। देखिए, हाँ, हमारे अच्छा क्वेश्चन सबका सर, आज केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जी जो हैं, मंत्री के हिसाब से आज नहीं आए हैं हमारे निवास पे, बल्कि पारिवारिक हमारा रिश्ता है, परिवार के सदस्य हैं। और उस नाते जो है, जब हमारे परिवार ने एक को खोया है, तो उसमें वो शामिल होने आए हैं इस दुख की घड़ी में।
और कर्पूरी ठाकुर जी भारत रत्न जन नायक, जी। और उनके सुपुत्र जो है रामनाथ ठाकुर जी, जिनको देखकर हमको लगता है कि हमारी मुलाकात जो है कर्पूरी ठाकुर जी से हो गई है। और सचमुच जो है इस उम्र में भी उनका एनर्जी, अभी कुछ दिन पहले मुझे और मेरी पत्नी को एयरपोर्ट पे मिले, दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो तब तक उनकी दूसरी पारी चालू नहीं हुई थी राज्यसभा की। तो इन्होंने कहा कि अब मैं रिटायर होने वाला हूँ और आप लोग मेरे रिटायरमेंट में आना। तो मेरी धर्म पत्नी ने कहा कि बाबूजी आप अभी रिटायर नहीं हुए हैं और आपको बहुत काम करना है अभी। तो कुछ दिन बाद खुशखबरी आई कि नीतीश जी ने फिर से जवाबदारी राज्यसभा की दे दी है और फिर से जो है उन्हें काम करने का अवसर मिला। फिर से जो विभाग को उन्होंने कंटिन्यू किया। और देखिए इस ऊर्जा के साथ कृषि विभाग की सारी जानकारी होना, अभी मैं सारे विषयों को जब अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे और जब इंटरव्यूज चल रहे थे अलग अलग चैनल्स के, तब मैं देख रहा था कि कितनी बारीकी से मोदी जी के विज़न, जो कृषि विभाग का जो विज़न है, क्योंकि ये देश जो है कृषि पे आधारित देश है ये, और इस देश की जड़ जो है कृषि है। और कृषि विभाग को इतने बारीकी से समझना, उस पर काम करना, और शिवराज सिंह चौहान जी कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों का तालमेल इतने अच्छे तरीके से है कि पूरे देश भर में कृषि को लेकर एक क्रांति ले आए हैं। शिवराज सिंह चौहान जी भी बहुत सजग है, बहुत एक्टिव हैं, जो भी विभाग उनको मिलता है तो उस पर अच्छा काम करते हैं। और बाबूजी का उनको सहयोग मिल जाना और बाबूजी का भी जो है उस पर काम करना, ये दिख रहा है अभी के वर्तमान स्थिति में देश में दिख रहा है कि कृषि में कैसे क्रांति आई है। और आज तो बाबूजी का आगमन जो है मंत्री के नाते नहीं हुआ है, बल्कि परिवार के नाते हुआ है। अभी पूरे भारत देश में हमारे नाई समाज से एक बाबूजी जनप्रतिनिधि हैं जो राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं, और पूरे भारत देश में इकलौता विधायक अभी सेन समाज से मैं ही हूँ वर्तमान में, और भारतीय जनता पार्टी का पहला विधायक हूँ। तो ये है। और आज कहीं ना कहीं समाज के लोग भी, कोई छत्तीसगढ़ में ये चर्चा चल गई है कि बाबूजी आए हुए हैं, तो लोग देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो बहुत लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे, बहुत लोग अभी हमारे निवास पे हैं। अभी बाबूजी जहां रुकने वाले हैं वहां पे बहुत सारे लोग पहुंच गए हैं कि देखना है बाबूजी को, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी को देख नहीं पाए थे। तो अब इनको देखकर ये लगता है कि जन नायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर से हम मिल रहे हैं। और मोदी जी तो उनके कायल हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं, उनके विषय पे जानते हैं। अमित शाह जी जो है कर्पूरी ठाकुर जी के विषय पे हमेशा सबको कहते रहते हैं कि अगर कुछ बनना है नेताओं को, जन नायक बनना है, सामने लिख देने से नहीं होता जन नायक। जन नायक के लिए जन नायक जैसा काम भी करना पड़ता है। बिल्कुल निश्चित ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री और साथ ही विधायक राकेश। इसी के साथ फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मुझे यानी निधि को दीजिए इजाजत। देखते रहे सीजी भास्कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।